I am talking about the IVF. The 60-year-old conceived through an IVF process. IVF technique that could boost the chances of producing a successful live birth. क्यों इतने सारे IVF सेंटर्स की क्या सही में जरूरत है? 10 कपल को लेते हैं तो 6 लोगों को कुछ ना कुछ रीजन से फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। धीरे धीरे एवरी ईयर देयर इज certain number of percentage decrease in the sperm count overall world. Dropped more than 52%. Over 50% decline in sperm counts globally. Overall sperm count declined more than 50%. Sperm counts across the world have plummeted by 62%. Infertility is equal to female. तो ऐसा ही होता है या फिर इनफर्टिलिटी इज इक्वल टू बोथ मेल फीमेल? वाइफ को कि इसको बच्चा नहीं हो रहा, आप चेक कीजिए, हस्बैंड तो सब कुछ सही है। एग्री, दैट्स व्हाट इट इज द बिगेस्ट मिथ। आपने एक चीज बताई कि जीरो स्पर्म काउंट, यानी अगर जीरो स्पर्म काउंट है तो भी आईवीएफ के थ्रू हो सकता है। मींस हाउ इट इज पॉसिबल? यस, जीरो स्पर्म काउंट उसको मेडिकल लैंग्वेज में एजोस्पर्मिया बोला जाता है। Hello, welcome to the White Shirt Man, the great channel where we are always talk about the healthcare marketing. But at the same time, आज मैंने सोचा कि यार बहुत बात हो गई नहीं हेल्थ मार्केटिंग और ये सब के बारे में, तो मैंने सोचा यार हम लोग थोड़ा है ना जिनके लिए मार्केटिंग करते हैं, जो ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री में ऐसे लोगों को, चुनिंदा लोगों को पकड़ते हैं, उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग इन देयर पर्टिकुलर फील्ड, हाउ दे डू इट, व्हाट दे डू इट, थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। आई एम श्योर कि आपने वो वाला वीडियो देखा होगा ना, वो डायबिटीज़ पे हम लोग बात कर रहे थे कि डायबिटीज़ को थोड़ा डिकोड किया था। तो वैसे ही आज हम लोग एक ऐसे सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं जो आमतौर पे बहुत बातें होती है, हर घर में बात होती है, हर कॉलोनी में बात होती है, हर किटी पार्टी में बात होती है, बट अनफॉर्चुनेटली इतनी ओपनली भी बात नहीं होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट दी IVF, राइट? इनफर्टिलिटी, बच्चा नहीं हो रहा है, वी डोंट हैव अ चाइल्ड के प्रॉब्लम है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा एक्चुअली बहुत सिलेक्टिव टॉपिक मैं ले रहा हूँ, जानबूझ के ये पर्टिकुलर टॉपिक ले रहा हूँ, बिकॉज हम लोग वो एरा में रह रहे हैं, वो समाज में रह रहे हैं जहाँ पे एक साइड पे हम लोग AI की बात कर रहे हैं और एक साइड पे हम लोग बहुत सारे पुरानी चीज़ों की बात करते हैं, बहुत सारे मिथ है, बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारे टेबूज है ये पर्टिकुलर चीज़ों के अराउंड। जब भी IVF या IVF सेंटर्स की बात आती है, आप अगर आपके घर के रोड के बाहर भी निकलोगे तो आपको 1-2 IVF सेंटर्स दिख जाएंगे। तो हर जगह IVF सेंटर है, बट एज यू नो आई एम वेरी सिलेक्टिव। तो मैंने सोचा यार किससे बात करते हैं, देन आई थॉट ऑफ डॉक्टर दीपेश सोरठिया। देयर इज अ लॉन्ग स्टोरी बिहाइंड व्हाई आई एम सेइंग डॉक्टर दीपेश सोरठिया, वो कभी और फुर्सत से बात करेंगे, बट आज मैं बता दूं डॉक्टर दीपेश सोरठिया ही इज बेसिकली हैविंग हिज ओन IVF सेंटर इन अहमदाबाद, सिंधु भवन रोड पे है, जिसका नाम है खुशी IVF, एंड इट्स बिन लॉन्ग टाइम ही इज़ वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। और ऑब्वियसली मैं उनके सेंटर पे भी गया हूँ और उनके सेंटर्स में बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी है, पेशेंट से इंटरेक्ट किया है, और उसके बाद आई थॉट कि सर के साथ यार कुछ चीज़ें तो मुझे ओपनली बात करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, बिकॉज ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, ही कैन टेल मी वेरी ट्रूथ, जो बताते हैं ना अंदर की बात IVF के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। सर वेलकम। एंड आज की जो मैंने बात करी, हमको है ना एक्चुअली ये जो कॉम्प्लिकेटेड आमतौर पे सब लोग जानते हैं वैसा वाला टॉपिक है, बट आई स्टार्ट विथ कि यार ये IVF होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में, जो आम जनता को IVF के बारे में सबको पता है, टेस्ट ट्यूब बेबी भी सबको पता है, सब कुछ पता है, बट स्टिल आई वांटेड टू हियर फ्रॉम यू कि ये IVF होता क्या है। सो IVF एक इनफर्टिलिटी का एडवांस ट्रीटमेंट है, जिसमें जो बच्चा बनने का प्रोसेस नेचुरली हमारी बॉडी में होता है, वो हम स्पर्म और एग्स को लेके लेबोरेटरी में बच्चा बना के उसका कुछ स्टेज पे ग्रोथ करके यूट्रस में वापस रखा जाता है और वो बच्चा होता है।
टेस्ट ट्यूब बेबी जो पहले बोलते थे वही आईवीएफ है, वो पुराना टर्म है लेमैन का लैंग्वेज, लेकिन आईवीएफ अभी सब लोगों को मालूम है। बट सिंपल थिंग जो नेचुरली बॉडी में होती है वो बाहर लैब में करते हैं और बच्चा बनाते हैं, दैट्स द आईवीएफ। ओके, आजकल हमने देखा है कि इतने सारे आईवीएफ सेंटर्स हो गए पूरे दुनिया भर के अंदर, और इंडिया में पर्टिकुलरली अगर हम लोग अहमदाबाद की बात करें तो भी बहुत सारे सेंटर्स हमने देखे हैं। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, क्यों इतने सारे आईवीएफ सेंटर्स की, क्या सही में ज़रूरत है, क्यों है इतने सारे? सो आईवीएफ यानी इनफर्टिलिटी ऐसा अभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसा हो गया है ओके कि एवरी इफ यू टेकिंग द 10 कपल को लेते हैं तो 6 लोगों को कुछ ना कुछ रीजन से फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। वो कोई सिंपल भी ट्रीटमेंट होता है, कोई एडवांस भी ट्रीटमेंट होता है। सो इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ओके, उसकी वजह से ये फर्टिलिटी क्लिनिक्स का नंबर भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एब्सोल्युटली, डिमांड सप्लाई, Yes, तो yes. जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है उस तरीके से स्पेशलाइजेशंस भी बढ़ Yes, रहे हैं, उस yes. तरीके से आई एम श्योर हम आगे बात करेंगे, टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है। तो सर ये बेसिक रीज़न क्या है, व्हाई दिस इनफर्टिलिटी इज ऑल अबाउट? इनफर्टिलिटी का जो इंसिडेंस है वो बढ़ने की 2 वजह है। एक के जो मेनली अभी पहले कितना था कि आपके ज़माने में जब 25 साल होते थे तो माँ बाप लड़के ढूंढना चालू कर देते या शादी करवा देते थे। Right. अभी 30-35 पे भी कुछ ठिकाना नहीं होता है कि अभी सोचते हैं कि अभी एब्सोल्युटली, शादी एवरीबॉडी इज करेंगे। Yes. कंसर्न्ड अबाउट So, द late करियर एंड ऑल। marriages हो गया, लाइफस्टाइल कि अभी सब लोग आधा दिन खाना बाहर का ही खाते हैं, पॉल्यूशन, केमिकल्स, जो ऑर्गेनिक फूड्स आते थे वो नहीं आते हैं। सो देर इज ऑलवेज डिक्रीजिंग इनफर्टिलिटी ओके इन फॉर्म ऑफ मेल में भी स्पर्म का काउंट कम होता जाता है, मोटिलिटी भी कम होती जाती है। ओके देर इज अ ग्रेजुअल ट्रेंड के 1990 से अभी तक जो भी धीरे धीरे एवरी ईयर देर इज सर्टन नंबर ऑफ परसेंटेज डिक्रीज इन द स्पर्म काउंट ओवरऑल वर्ल्ड। ओके और इवन दो फीमेल में जो उनकी एक्स की रिजर्व होती है, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में AMH करके टेस्ट से जो मेजर करते हैं, वो भी दिन ब दिन यंगर एज पे भी वी आर गेटिंग द लेस AMH वैल्यूज। अच्छा, एंड इनफैक्ट एक स्टडी किया था हमने, आई थिंक 10 इयर्स हो गए, हाँ जिसमें हमने इंडिया के कुछ सिटीज जो बड़े थे, अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, बैंगलोर, वहाँ से जो फीमेल्स थी उसका AMH लिया, जो अलग अलग एज ग्रुप के, अलग अलग एज ग्रुप, ओके और दो आर ऑल आर इनफर्टाइल, और उसका कंपैरिजन किया हमने, हमारे एक काउंटर पार्ट यूरोप था वहाँ पे। तो वी फाउंड दैट के इंडियन पीपल एज एटलीस्ट 6 years अर्लियर देन द वेस्टर्न पॉपुलेशन। ओ वाओ, इंटरेस्टिंग, ये कैसे हुआ मिस? एक वहाँ का कोई 30 years की लेडी है और यहाँ की 30 years की लेडी है, तो एक ग्रुप जो दोनों का AMH एज और एक सोनोग्राफी फाइंडिंग होता है जिसको हम लोग एंट्रल फॉलिकल काउंट बोलते हैं, जो सोनोग्राफी में दिख जाता है। तो उनका एक स्टेटिस्टिकल इवोल्यूशन किया तो वी फाउंड के हमारा जो फर्टिलिटी पोटेंशियल होता है उनसे 6 years अर्लियर हो जाता है। यानी कोई 40 वाला लेंगे तो वहाँ पे सोचेगा कि भाई हम अभी तो हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनका 34 पे कंप्लीट हो गया होगा सब कुछ। ओह माय गॉड, अमेजिंग अमेजिंग। सो आई थिंक इनफर्टिलिटी का एक बड़ा रीजन लाइफस्टाइल एंड ओवरऑल एनवायरनमेंट इज समथिंग, बट ज़्यादातर हम लोग ऐसे ही समझते हैं कि इनफर्टिलिटी इज इक्वल टू फीमेल, तो ऐसा ही होता है या फिर इनफर्टिलिटी इज इक्वल टू बोथ मेल फीमेल? सो ये जो इनफर्टिलिटी इक्वल टू फीमेल जो होता था अभी भी ऐसा ही है, अभी थोड़ा बहुत चेंज होने लगा है, लेकिन कहीं पे भी कोई भी बोलेगा कि मैं इनको बच्चा नहीं हो रहा तो क्या करेंगे कि मदर इन लॉ या घर में सब लोग, इवन सोसाइटी, मम्मी लेके डॉक्टर के पास जाएगी वाइफ को कि इसको बच्चा नहीं हो रहा, आप चेक कीजिए। हस्बैंड तो सब कुछ सही है, एग्री, दैट्स व्हाट it is the biggest myth. At least 50% contribution from the husband ओके and 50% contribution from the wife. ये दोनों का इनफर्टिलिटी में इतना ही कंट्रीब्यूशन है। एंड आई एम श्योर कि जिस तरीके से आप इतने सालों से IVF करते जा रहे हो, सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है, तो आपने ऐसे देखे होंगे केसेस, तभी आप ऐसा बोल रहे हो। तो ये बेसिकली फीमेल को भी इनफर्टिलिटी हो सकती है और मेल को भी हो सकती है, बट द बड़ा क्वेश्चन ये है, मुझे कैसे पता चलेगा कि हम में से, दोनों में से, मेल या फीमेल में से कोई एक इनफर्टाइल है? इज देयर एनी सिम्टम्स, इज देयर एनी थिंग विच वी कैन मिस? बेसिकली मैं ये सिंपली लैंग्वेज में ये बोलना चाह रहा हूँ कि IVF क्या ज़रूरी है
हर किसी को जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं पता कैसे चलेगा कि आईवीएफ करवाना है? सो कोई भी कपल होता है, हस्बैंड वाइफ, वो 1 साल तक ट्राई करते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो उनका हम लोग ऐसा नहीं है कि वाइफ को पेशेंट गिनेंगे या हस्बैंड को पेशेंट गिनेंगे, वी विल कैलकुलेट अ कपल एज अवर पेशेंट। ओके। सो दोनों का इन्वेस्टिगेशन साथ में ही स्टार्ट होता है। बट कब करवाना चाहिए? मिस कब आप तक क्यों कब पहुंचे वो? हमारे तब जब वो लोग 1 साल अच्छी तरह से ट्राई करें विदाउट एनी यूजिंग द एनी प्रोटेक्शन, ओके। और उनको बच्चा नहीं हो रहा है, या कोई किसी को पॉजिटिव हिस्ट्री है, जैसे किसी की एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, किसी की यूट्रस पे सर्जरी हुई है, किसी की ओवरी पे सर्जरी हुई है। फिर पीसीओडी मैंने सुना है कि पीसीओडी ऐसा कुछ होता है, तो उनको पीरियड्स किसी के इरेगुलर है, पीरियड्स में ज्यादा पेन होता है, या मेल जो होते हैं उसकी जैसे कभी हम लोग टॉर्जन करके, टॉर्जन ऑफ पेस्टिस करके ऐसी कोई सर्जरी हुई है, या हर्निया का कोई सर्जरी हुआ है मेल का, तो ऐसे लोगों को जल्दी डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। ओके। और अभी एक जो हम लोग बोलते हैं कि जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हम लोग सारे कपल को ऐसा बोलते हैं कि अभी सब लोग प्लानिंग करते हैं पहले और बाद में एग्जीक्यूशन करते हैं। एब्सोल्युटली, बिकॉज करियर ओरिएंटेड है सबको। अगर कोई बिजनेस भी कर रहा है तो वो प्लान करता है कि मुझे प्रेगनेंसी में बच्चा कब प्लान करना है। सो वी कॉल देम प्री कंसेप्शन काउंसलिंग। सो वो लोग जब प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं, अभी बहुत सारे कपल्स होते हैं, आउट ऑफ 10 वी कैन से 3 to 4 कपल हु कम के सर हम लोग प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं, व्हाट आर द बेसिक टेस्ट वी वांटेड, हम लोग अच्छा दे आर नॉट इनफर्टाइल, बट दे आर द बेसिक टेस्ट जो सब लोगों को प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले करवाना चाहिए। एक सेकंड सर, मैंने सुना हुआ है, आपने बहुत सही चीज बोला और सॉरी मैंने इंटरप्ट किया, मैंने कहीं पे सुना हुआ है कि आजकल जो है ना मैरिज करने से पहले, मैरिज करने से पहले लोग है ना हस्बैंड और वाइफ के टेस्ट करवाते हैं। तो इज इट समथिंग रिलेटेड टू दिस आल्सो? सिमिलर टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन के भाई प्री मैरिज जो भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो प्री कंसेप्शन में वही इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। यानी हस्बैंड के लिए एक सीमेन की जांच होती है जो वीर्य की जांच बोलते हैं। इट्स अ सिंपल स्मॉल टेस्ट that can be done at the various pathology laboratory और fertility clinic। वाइफ के लिए यूजुअली उसका एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें यूट्रस, ओवरी हम अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं, और उनके कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट जैसे थायराइड है, प्रोलैक्टिन लेवल है, किसी का AMH जरूर रहता है, और एक रूबेला का टेस्ट करवा लेते हैं। दिस आर द प्री कंसेप्शनल टेस्ट। उसमें कुछ इश्यूज आते हैं। यूजुअली जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स होते हैं उसमें से 25% पेशेंट प्री कंसेप्शन में ही डिटेक्ट हो जाते हैं कि आपको प्रॉब्लम है। ओके, सो यू ट्राई अर्लियर और यू टेक द ट्रीटमेंट एज सुन एज पॉसिबल। आप तो इतने सालों से अहमदाबाद के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हो, व्हाट डू यू थिंक द चेंजेस लोग आ रहे हैं आपके पास इस तरीके से प्री मैरिज, इवन प्री प्लानिंग काइंड ऑफ? अहमदाबाद में इतना ट्रेंड नहीं है, बट वी आर गेटिंग द अनमैरिड मेल्स जो सीमेन टेस्ट के लिए बहुत आते हैं। फीमेल्स बहुत कम टेस्ट करवाती है, बट ये अवेयरनेस अभी ज्यादा है सोशल मीडिया से, ऑल इंटरनेट से। AMH टेस्ट इज इजीली अवेलेबल एट एनी पैथोलॉजी लेबोरेटरी। यू हैव टू जस्ट गो एनी डे ऑफ पीरियड का कोई भी साइकिल होता है, दिन में कभी भी आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो फ्रीक्वेंटली करवाते हैं, बट मेल ऐसे वी आर गेटिंग द लॉट ऑफ रिक्वेस्ट कि हमारा सीमेन टेस्ट करना है हम लोगों को। ओके, यानी एक तरीके से ओवरऑल देखने जाए तो यू आर सीइंग द अवेयरनेस अमंग्स द पीपल दैट यू नो दे आर अवेयर। यस, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैरिज का जो बेसिकली बेबी प्लान करने से पहले दे आर नॉट इनफर्टाइल, यस, बट बिफोर दैट दे आर कमिंग टू यू फॉर द प्लानिंग। तो ये लोग जो होते होंगे उनको जैसे सारे आपने जो भी टेस्ट किए वो टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल हुआ तो भी उनको IVF की ओर जाना है कि व्हाट डू यू डू? अखिल भाई, IVF इज ओनली सपोज मैं 100 कपल्स इनफर्टिलिटी के देखता हूँ तो IVF उसमें से 20% को ही जरूरत पड़ती है। ओके, 80% जो लोग होते हैं वो कुछ सिंपल ट्रीटमेंट होती है, जैसे किसी जो आपने बोला कि PCOD का ट्रीटमेंट है, तो उसका बेसिक क्या है कि भाई कपल का एज छोटा है 30, वाइफ का एज 30 या 32 या 35, तो यूजुअली हम लोग फर्स्ट उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोलते हैं कि वेट रिडक्शन करो। कुछ सिंपल मेडिकेशंस आती है जिसकी मदद से उसका ओव्यूलेशन प्रॉपर्ली करवा सकते हैं, और मोस्ट ऑफ विल गेट विद द सिंपल ट्रीटमेंट डन।
अच्छा, यानी मैं खुशी आईवीएफ में आ रहा हूँ हाँ, तो आईवीएफ के लिए नहीं जा रहा हूँ, यस मिस उसके अलावा भी ऑप्शंस होते हैं? यस यस नहीं, बिकॉज यूजुअली हम लोग क्या देखते हैं, कोई आईवीएफ सेंटर में जाता है ना तो हमको ये पता ही होता है कि ये है ना इनफर्टिलिटी है और ये आईवीएफ के लिए ही जा रहा है। परफेक्ट। सो आपने जो बोली बात वो 100% सही है। सब लोगों के मन में एक ही मिसकंसेप्शन होता है कि आईवीएफ क्लिनिक का जब भी लिख के दिया तो वो लोग आईवीएफ ही करते हैं, ऐसा नहीं है। ओके। हमारे पास 10 कपल्स आते हैं, उसमें से 8 जो होते हैं वो सिंपल ट्रीटमेंट या आईयूआई जो सिंपलेस्ट ट्रीटमेंट है या कोई लेप्रोस्कोपी की मदद से वो सारे क्योर हो जाते हैं। 2 ही लोगों को हम लोगों को आईवीएफ करना पड़ता है। ओके, तो ये सिंपल वाली टेस्ट जो आपने बोला आईयूआई यस और लेप्रोस्कोपिक, ये इसके बारे में बता दीजिए आप। चलिए। आईयूआई एक ऐसा प्रोसीजर है कि जैसे नेचुरल इंटरकोर्स किया जाता है तो जो स्पर्म होता है वो यूट्रस में ट्रैवल होता है और कुछ ही जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं वो ट्रैवल होते हैं, लेकिन जब नेचुरल ओव्यूलेशन होने वाला होता है तब किसी को मालूम नहीं होता कि कब होने वाला है। सो आईयूआई इस फुल फॉर्म उसको इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन बोलते हैं। ओके। तो उसमें क्या होता है कि वाइफ को कुछ दवाई या इंजेक्शंस दिए जाते हैं जिससे उनका एग का साइज अच्छा बन जाए। जब एग का साइज अच्छा बन जाए तो उसको एक रप्चर होने का इंजेक्शन लगाया जाता है। राइट। वो रप्चर होने का इंजेक्शन से 40 to 45 आवर्स के बीच वो एग रप्चर होगा। ओके। तो वही टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, हस्बैंड का सीमेन लिया जाता है, उसको वॉश किया जाता है। जो सीमेन होता है उसमें डेड स्पर्म्स होते हैं, कुछ अच्छे वाले स्पर्म्स होते हैं, तो वॉशिंग के बाद अच्छे वाले स्पर्म्स सेपरेट हो जाते हैं और वही कॉन्सेंट्रेट बना के डायरेक्टली एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन जब एग रप्चर होने वाला है तब डालते हैं, तो प्रेगनेंसी का सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाता है। ओके, सो बेसिकली जो नेचुरल इंटरकोर्स जब करते हैं वो उसको हम टाइम लीव कर देते हैं। तो उसी चीज को थोड़ा क्वालिटी एनहांस करके वॉश करके जो रियल स्पर्म्स है, अच्छे स्पर्म्स है, उसको वॉश करके आप वही प्रोसेस फॉलो करते हो, बट थोड़ा मॉडिफाई सो इट इज लाइक द नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल कंसेप्शन ही होगा। और उसका सक्सेस रेट करीबन 50 to 20% जितना ऑन एन एवरेज पर साइकिल रहता है। वाओ, अमेजिंग। और दूसरा आप बता रहे थे कुछ लेप्रोस्कोपिक और ये सब। लेप्रोस्कोपी इन लोगों में जैसे किसी की जो आपने पीसीओडी बोला, एक ऐसा डिसीज पीसीओडी के लिए भी लेप्रोस्कोपी होता है। एक और चॉकलेट सिस्ट, वही मैं जा रहा हूँ। ओके। सो लेप्रोस्कोपी इज एंडोस्कोपी प्रोसीजर जिसमें बेहोश करके एक दूरबीन डालते हैं पेट में और जो भी पैथोलॉजी होती है उसको करेक्ट किया जाता है। ओके। सो पीसीओडी जैसे है तो जिसमें कुछ लेवल्स ज़्यादा होते हैं हार्मोन के, तो एक पीसीओडी करके ड्रिलिंग करके प्रोसीजर होती है जिसमें ओवरीज में छोटे छोटे छेद किए जाते हैं तो कुछ हार्मोन लेवल कम होता है। राइट। उसकी नली चेक की जाती है जो फैलोपियन ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। राइट। सो उसमें कोई पैथोलॉजी है कि बंद है तो ट्राई करते हैं कि खोलने का। किसी को फाइब्रोड है, यूट्रस में कोई गठान है, तो वो भी उससे क्लियर हो जाता है। फिर जब भी ये लेप्रोस्कोपी होती है तब उसके साथ एक हिस्ट्रोस्कोपी करके भी प्रोसीजर होती है, वो कंबाइन किया जाता है। हिस्ट्रोस्कोप जो वजाइना से हिस्ट्रोस्कोप डालते हैं और यूट्रस के अंदर की क्या कोई पैथोलॉजी है कि नहीं वो चेक करते हैं। जैसे एक छोटा सा पॉलिप होता है, फाइब्रोड होता है, कभी कहीं पे दीवार चिपकी होती है, तो वो सब एंडोस्कोपी प्रोसीजर में आता है। वो उससे ये बेसिकली एक दूरबीन डाल के आप अंदर की सारी सिस्टम को वेरीफाई करते हो, चेक करते हो कि वो एज पर नेचुरल है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो वी ट्राई टू मेक एज मच एज पॉसिबल टू द नेचर। ओके। और इसके लिए तो फिर बहुत लंबा एडमिशंस और हॉस्पिटलाइजेशन 24 to 48 आवर्स का एडमिशंस रहता है। ओके। और जो आपने एक बोला कि एंडोमेट्रोसिस जो चॉकलेट सिस्ट होती है, तो उसके लिए लेप्रोस्कोपी इज गोल्ड स्टैंडर्ड इन सर्टेन केसेस। ओके। तो वो उसका ट्रीटमेंट अच्छी तरह से आप करोगे तो उसको नेचुरल कंसीव होने के चांसेस आर प्रैक्टिकली बहुत सारे बढ़ जाएंगे। ओके। सो जिसको चॉकलेट सिस्ट है जैसे 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो उनके लिए लेप्रोस्कोपी इज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। ओके। यानी खुशी आईवीएफ में अगर आप जा रहे हो तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप आईवीएफ ही करवा रहे हो। तो देयर आर द मिसकंसेप्शन कि हम लोगों का आईवीएफ सेंटर का नाम सुनते हैं तो घबरा जाते हैं कि मेरा तो आईवीएफ ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मल्टीपल वेज होती है। वो पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट जो बोलते हैं, जैसे हम लोग लारी पे कॉफी पीने जाते हैं तो कॉफी ही बोलते हैं, बट कभी हम लोग बरिस्ता गए या स्टारबक्स पे गए कॉफी बोलेंगे तो कुछ नहीं देंगे। एब्सोल्युटली। सो वी नीड द पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट एज पर द देयर नीड। ओके। ओके। और सर आजकल
व्हाट डू यू थिंक कि ये जो एज ग्रुप जिस तरीके से आपने पहले भी बताया कि लाइफस्टाइल भी है, एट द सेम टाइम एक कल्चरल वो भी हो गया है कि अभी 30-35 ईयर्स तक लोग प्लानिंग करते हैं कि मैरिज करे कि नहीं करे, और मैरिज हो भी गया तो उसके बाद करियर इज समथिंग, उसके बाद वो प्लान करते हैं यार ये सब का। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्योंकि अगेन ये लोग सोचते हैं कि जितना आप ओल्ड एज होते हो कि 35 के ऊपर होते हो और आपका नेचुरल प्रोसेस से प्रेगनेंसी नहीं रहेगी, Yes. एंड यू नीड टू गो विद द यू नो मे बी IUI और मे बी द IVF, बट वो रिस्की हो जाता है। Yes. एक एज ग्रुप के बाद रिस्की हो जाता है। तो ये सही में वैसा होता है कि कोई क्या मिस व्हाट इज योर एक्सपीरियंस सेज अबाउट इट? सो लुक, देर आर द टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट इतना हुआ है, तो Okay. अभी क्या होता है कि कोई भी फीमेल है जिसको मालूम है कि मेरे को 35 इयर्स तक कोई भी प्रेगनेंसी का प्लान नहीं करना है, उनके लिए एक बहुत अच्छा सा ऑप्शन होता है जिसको हम लोग एग फ्रीजिंग बोलते हैं। ओके राइट। सो उसमें क्या होता है कि IVF का ही थोड़ा बहुत प्रोसेस पार्ट होता है, और वी विल टेक आउट फीमेल एग्स, वो प्रोसेस से निकाल देते हैं Okay. और उसको फ्रीज करके रख देते हैं। जैसे कोई फीमेल हमारे पास, जिसका कोई भी फीमेल होती है तो उसकी फर्टिलिटी वेरी पीक 28 इयर्स 29 इयर्स पे होती है, तब उसके एग्स निकालते हैं, उसको फ्रीज करके रख देते हैं। ओके 12-15 एग्स निकाल के फ्रीज करके रख Okay. देते हैं, और फिर वो 35 इयर्स पे मैरिज करेंगे, वो ट्राई करेंगे कि नेचुरल प्रेगनेंसी हो रही है कि नहीं हो रही है। इट माइट बी पॉसिबल उस टाइम पे उसका AMH लेवल Yes. डाउन हो या कुछ भी हो। Yeah. सो वो ट्राई करते नहीं होती है, तो हमारे पास जो एग्स प्रिजर्व है उसकी फर्टिलिटी तो बहुत अच्छी रहेगी, 30 इयर्स वाली उनका ही रहेगी। एग्स है। तो वो तब हस्बैंड का स्पर्म लेके एग्स निकाल के, तो सर ये तो मेल भी कर सकता है ना कि Yes. he can preserve his sperms. यस, लेकिन स्पर्म पे ऊपर एज का बहुत असर नहीं होता। यूजुअली आफ्टर Okay. 40 देयर इज ट्रिमेंडस इफेक्ट, बट जो स्पर्म प्रिजर्वेशन, अभी हम लोग ऑन्कोलॉजी के बहुत पेशेंट्स आते हैं जिसको कैंसर हो गया है, राइट। तो उनको कीमोथेरापी लेंगे तो ये जो स्पर्म बनने की कैपेसिटी है वो 90% लोगों में बंद हो जाती है। ओह तो ओके उनके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उनका सैंपल लेके प्रिजर्व कर देते हैं, फिर वो जब भी फिट रहेंगे तब उनका खुद का जेनेटिक बच्चा दे पाए। ओह सो वाह। दैट वी कॉल एज ऑन्कोलॉजिकल फ्रीजिंग, और जो सोशल फ्रीजिंग जो इस सोशल और ऑन्कोलॉजी, नाउ फ्रीजिंग इज वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी, देयर इज बूम फॉर बेनिफिटेड फॉर मेल और फीमेल दोनों के लिए सबसे अच्छी प्रोसेस। और ये फ्रीजिंग का कुछ पीरियड होता होगा कि भाई 10 साल चलेगा, 20 साल So as चलेगा? per government guidelines, you can keep up to 10 years. 10 years. 10 years. ओके बट उसको एक्सटेंड आप 20 इयर्स तक कर सकते हो। जैसे अभी कोई बच्चा आया 18 साल का है जिसको कैंसर के लिए कीमोथेरापी हमने दिया, तो वो 4-5 साल तक तो वो प्लान ही नहीं हाँ, करेगा, obviously, तो उसको marriage हम नहीं लोग करेगा। आराम से एक्सटेंड करवा सकते हैं। यू जस्ट नीड टू अप्लाई टू द गवर्नमेंट का एक जो डिपार्टमेंट है कि यू हैव टू गिव द रीजन। सो ये बेसिकली कहाँ, जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल से आपके वहाँ खुशी IVF में आया या कोई भी IVF सेंटर में, वहाँ पर ये फ्रीज होता है? यस डेफिनेटली, वी हर महीने हमारे पास 1 से 2 ऐसे केसेस होते हैं, या फीमेल एग फ्रीजिंग या मेल Okay. सीमेन सैंपल के हम लोग करते ही हैं। ओके मेल में जो ज्यादातर लोग आते हैं सीमेन प्रिजर्वेशन के, वो ऑन्कोलॉजिकल वाले होते हैं। फीमेल के लिए जो आते हैं वो सोशल फ्रीजिंग के लिए होते हैं। ओके। और ये स्टोरेज कहाँ होता है फिर? हमारे वहीं पे ही होता है। Okay. स्टोरेज प्रोसेस इज वेरी सिंपल। Okay. इट इज अ लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है, कैन होते हैं, उसमें पर्टिकुलर टैगिंग होता है कि पेशेंट का नाम ID नंबर के साथ मैं अभी वही पूछने वाला था कि वो कैसे मींस क्वालिटी मेंटेन कैसे होता है, लाइक यू नो। क्वालिटी मेंटेन होता है, उसमें एक बार टैगिंग करके रख दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। ओके परफेक्ट परफेक्ट। इनफैक्ट जो फ्रीजिंग होता है, जैसे IVF में भी हम लोग एम्ब्रियो फ्रीजिंग करते हैं राइट। कि भाई हमने बहुत सारे एग्स निकाले, उसमें से एम्ब्रियो बनाए, तो सारे एम्ब्रियो तो वापस नहीं डालेंगे, 1 या 2 डालेंगे। अभी तो लॉट ऑफ जो कपल्स होते हैं वो बोलते हैं कि सर वी डोंट वांट ट्विंस प्रेगनेंसी। या ये भी मैंने सुना है कि जब IVF करवाते हैं तो ट्विंस ही पैदा होते हैं। तो उनके लिए हम लोग एक ही एम्ब्रियो डालते Right. हैं और बाकी के एम्ब्रियो प्रिजर्व कर देते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं कि जो उनका बच्चा 2 साल या 3 साल का होता है, तब वो वाले जो एम्ब्रियो पड़े रहते हैं पहले IVF से, उसको लेके ही हम उसको दूसरा बच्चा करके देते हैं। ओके दैट्स अमेजिंग। सो बेसिकली एक चीज़ तो मुझे पता चल गई, IVF सेंटर इज नॉट ओनली फॉर IVF, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। हर किसी को IVF की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इज़ बेटर डॉक्टर जो है, जैसे डॉक्टर दीपेश सोरठिया सर है, उन लोगों के पास जाओ, कंसल्ट करो, समझो
कौन से स्टेज पे हो, कब करवाना है, क्या करवाना है, देयर आर गुड फैसिलिटीज आल्सो अवेलेबल, अर्ली प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर, तो वैसा भी कर सकते हैं सर। लेकिन जैसे जिस तरीके से हम लोग आजकल देख रहे हैं कि एआई का युग चल रहा है, टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है, हर जगह पे नई नई चीज़ें आ रही है, तो ये जो पर्टिकुलर फील्ड है, इनफर्टिलिटी की फील्ड जो है और इसके रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उसमें कुछ इनोवेशंस आ रहे हैं या फिर कुछ हुआ है? बहुत सारा AI इज पार्ट ऑफ IVF प्रोसेस। ओके, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है दैट इज फर्स्ट इंस्टॉल इन द गुजरात। ओके, तो उसमें सीमेन जो एनालिसिस होता है वो AI की मदद से होता है। सो वी हैव टू, हम लोगों को क्या एक स्लाइड बनाना रहता है और वो स्लाइड मशीन में डाल देते हैं, तो वो AI की मदद से जो स्पर्म होते हैं उसका साइज डिसाइड करेगा, कौन सा नॉर्मल स्पर्म है, उसकी मोटिलिटी क्या है, वाओ, वो सब वो मशीन डिसाइड करके हम लोगों को 110% एक्यूरेसी के साथ वो रिपोर्ट रिलीज करेगा। तो यही चीज पहले आप नॉर्मल बॉस करके मैन्युअली कर रहे थे। तो आप दो लोगों को बिठाएंगे तो थोड़ा बहुत 5% इंटर जो वेरिएशन आने वाला है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। आप एक बार डालो, दूसरी बार डालो, नो इश्यू। Yeah, because AI is already learned about the certain parameters कि ये पैरामीटर पे ये फिट हो रहा है तो इसको यही होने वाला है। ये हो गया सीमेन एनालिसिस के लिए। फिर एक DFI करके टेस्ट होता है जो हम लोग सीमेन एनालिसिस करते हैं, उसमें उसका काउंट देखते हैं, मोटिलिटी देखते हैं, लेकिन उसका जो स्पर्म होता है उसमें DNA होते हैं मल्टीपल। ओके, सो वो DNA में उसकी हेल्थ कितनी अच्छी है, ब्रेकेज पॉइंट रहते हैं, उसका हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो आपको बार बार IUI में फेल होगा, IVF में फेल होगा, राइट, मिसकैरेजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो भी उसमें क्या होता है, एक हेलो बनता है, तो हेलो का मेजरमेंट स्मॉल और लार्ज हेलो होता है, तो वो AI अपने आप से उसका कैलकुलेट करेगा कि स्मॉल हेलो कौन सा है, लार्ज हेलो। जो आप मैन्युअली जब करोगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, तो उसका स्लाइड बना के आपने लोड कर दिया परफेक्टली 100%, विद इन द 10 मिनट यू गेट 100% एक्यूरेट रिपोर्ट। सो एज अ एक्सपर्ट इट इज समथिंग अ गिफ्ट कि टेक्नोलॉजिकली यू आर वेरी श्योर, बिकॉज आपने स्किल्स, एंड ऑफ द डे इट्स अ ह्यूमन ओनली, एंड ऑफ द डे तो दिमाग तो आपका ही चलने वाला है, बट टेक्नोलॉजी आई थिंक आपको बहुत अच्छे लेवल पे सपोर्ट कर रही है टू प्रोवाइड द ग्रेट रिजल्ट्स। और उसका फायदा क्या होता है कि पेशेंट को एक कंसिस्टेंट, एथिकल और ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट मिलता है, उसके साथ उसका पूरा वीडियो भी जनरेट होता है। दैट वे वी कैन शेयर विद द पेशेंट कि ये आपका सीमेन एनालिसिस का वीडियो है, आप रखिए, यू कैन सी। ओके, सो इट्स लाइक अ प्योरली ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। अमेजिंग। फिर आगे जाते हैं तो जो एग्स निकलते हैं उसकी भी अभी प्रोसेस चल रहा है। मे बी विद इन फ्यू ईयर्स वी विल गेट द फुल्ली प्रूफ सिस्टम कि आप एग्स के फोटोग्राफ माइक्रोस्कोप से आप सॉफ्टवेयर में रन करेंगे तो वो बता देगा कि कौन से एग्स अच्छी क्वालिटी वाले हैं जो आपको अच्छे वाले एम्ब्रियो देंगे। वाओ, दैट्स अमेजिंग। यस, फिर एम्ब्रियो बनने के बाद एक एम्ब्रियोस्कोप आता है जिसमें एम्ब्रियोस का ग्रोथ डिसाइड किया मॉनिटर किया जाता है, और उसके भी फोटोग्राफ से यू कैन मॉनिटर दैट कि दिस एम्ब्रियो आर ट्रांसफरेबल, इफ यू ट्रांसफर दैट एम्ब्रियो तो आपको सक्सेस रेट के इतने चांस है, ये वाला अच्छा एम्ब्रियो नहीं है। वो पूरा अभी तक क्या किया उन्होंने, मल्टीपल डेटा कलेक्ट किया कि भाई दे कलेक्ट ऑल द डेटा ऑफ जो भी, और उसका फिर AI से एनालिसिस होता है, तो यू गेट ऑल रिजल्ट। सो एवरीवेयर इज AI नाउ। राइट, सो maybe down the line 2 to 3 years AI will be part of the fertility process. Okay, so it will be a blessings to you that it will help you this particular thing. So sir, it's really great that technology is advancing, AI is advancing, और it's good for us human beings के लिए अच्छा है कि being an expert into this field AI आपको सपोर्ट कर रहा है और अच्छी चीज़ें हो रही है। अभी हम लोग बात करते हैं IVF की, क्योंकि हमने ये तो समझ लिया कि IVF सेंटर में हर की IVF नहीं होता है, तो IVF particularly what do you think that what are the percentage it is something increasing कि आप number of IVFs धीरे धीरे बढ़ रहे हैं? Miss indirectly I wanted to ask that नॉर्मल प्रोसेस से नहीं होके IVF ही करवाना पड़ रहा है धीरे धीरे, ऐसा हो रहा है? सो IVF के परसेंटेजेस, जो कपल के परसेंटेजेस है वो बढ़ रहे हैं। क्यों? कि अभी कोई भी कपल हमारे पास आएगा 30 इयर्स पे, तो जैसे मैंने बताया कि पर्सनलाइज ट्रीटमेंट होता है कि 30 इयर्स पे हम लोग उसको सिंपल ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हैं कि भाई
लेकिन कोई कपल ऐसा आता है कि जिसका स्पर्म का काउंट ही कम है, जैसे नॉर्मल 15 मिलियन चाहिए उसकी जगह पे 1 मिलियन है, या जीरो स्पर्म काउंट है, तो वो कपल 23rd ईयर पे भी आएगा या 35 ईयर्स पे आएगा, उसके लिए आईवीएफ ही जरूरी है। ओके। ठीक है। और डे बाय डे मेल इनफर्टिलिटी के जो पेशेंट्स है, जैसे स्पर्म काउंट कम होना, उसकी मोटिलिटी कम होना, क्योंकि अभी टोबैको, स्मोकिंग, गुटखा, एवरीवेयर उसका बहुत इंसिडेंस होने लगा है, और अदर सब्सटेंसेस, अल्कोहल, सोशल ट्रेंड जैसा हो गया है। यस, एब्सोल्युटली। इवन फीमेल पार्ट में भी सेम रहता है। सो मेल के लिए ये ऐसे कुछ कंडीशंस में आईवीएफ के नंबर्स बढ़ने लगे हैं, दिस इज द रीजन। ओके। फिर फीमेल की बात करें तो ये पीसीओडी, अभी पीसीओडी के भी इंसिडेंस बढ़ने लगे हैं, क्योंकि हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है। Okay. पीसीओडी का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होता है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आप वेट कम करो। ओके। ठीक है। तो अभी जो जैसे वेट कम करने की दवाई आई है, तो वो पीसीओडी में अच्छी काम करती है। ओके, गॉट इट। गुड। उनका जो टारगेट रहता है 6 to 8 मंथ में, तो वो Right. हमारा फुलफिल हो जाता है, और वी आर एबल टू गिव गुड रिजल्ट इन पीसीओ। बट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अभी कुछ लोगों की लाइफस्टाइल ही ऐसी है कि वो कुछ कर ही नहीं पाते, राइट। तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक आईवीएफ विल बी हेल्प। फिर एंडोमेट्रोसिस है, जैसे उसका लेवलिंग होता है कि ग्रेड 1 ग्रेड 2 होता है, तो उसमें आप नेचुरल से ट्राई करवा सकते हो, आईयूआई से ट्राई कर। अभी किसी को ग्रेड 4 डायग्नोसिस हुआ, तो उसके लिए आईवीएफ इज मस्ट। और वो जितना जल्दी करेगा, इतना उसको सक्सेस रेट ज्यादा मिलेगा। राइट, राइट। और हमारे पास अभी 50% ऐसी फीमेल्स आती है जिसकी एज मोर देन 35 ईयर्स होती है। ओके। तो अभी उसकी एक्स की क्वालिटी डिटोरिएट होती है, उसके नंबर कम रहते हैं, तो स्टिल वी ट्राई विथ आईयूआई के जो जिसका मैरिड लाइफ का ड्यूरेशन कम है, बट दे आर द आइडियल कैंडिडेट फॉर आईवीएफ। सो आईयूआई टू ये जो सिंपल ट्रीटमेंट है, आईवीएफ का इंसिडेंस बढ़ने क्यों लगा है कि ओवरऑल कपल होते हैं वो हमारे पास लेट आते हैं। ओके, गॉट इट। यस। अभी किसी को कोई स्पर्म का काउंट, उनको मालूम है कि 30 साल की उम्र है तब स्पर्म का काउंट कम होगा, लेकिन दे नीड टू कन्विंस कि नहीं हमारा ये प्रॉब्लम है, और दे हैव टू एक्सेप्ट। और जब हमारे पास आते हैं तब 35 तक पहुंच जाते हैं, सो दे आर एब्सोल्युटली इंडिकेशन फॉर आईवीएफ। राइट, राइट। आपने एक चीज बताई कि जीरो स्पर्म काउंट, यानी अगर जीरो स्पर्म काउंट है तो भी आईवीएफ के थ्रू हो सकता है, मींस हाउ इट इज पॉसिबल? यस, यस। जीरो स्पर्म काउंट, उसको मेडिकल लैंग्वेज में एजोस्पर्मिया बोला जाता है। एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया यानी स्पर्म में कोई सीमेन सैंपल में कोई भी स्पर्म नहीं रहता है। ओके। तो ऐसे कंडीशन में एक टेस्टिकुलर बायोप्सी करके ऑप्शन रहता है, जिसमें एडवांसमेंट होता है माइक्रोटीजा करके, जिसमें टेस्टिस ओपन करके माइक्रोस्कोप में देखा जाता है कि कौन से एरिया में स्पर्म बनने के चांसेस दिख रहे हैं। Okay. तो वो ही ट्यूब्यूल्स लेके माइक्रोस्कोप में देखा जाता है कि उसमें स्पर्म बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ओके। और वो स्पर्म बन रहे हैं तो उसको लेके आईवीएफ का प्रोसेस करके कपल को उसका जेनेटिक चाइल्ड दे सकते हैं। ओके। जैसे 10 एजोस्पर्मिया वाले पेशेंट रहते हैं, तो उसमें 5 to 7 लोगों में स्पर्म मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। यानी अगर जीरो स्पर्म है तो भी So यू this is कैन the गेट दिस advantage. आईवीएफ, एंड उसके भी सक्सेस रेट अच्छे हैं। बहुत सिमिलर टू दिस वन। Oh wow, that's amazing. So I'm sure आपकी skills और technology is making a lot of changes into this thing. Skill and technology are like that कि कुछ ना कुछ एडवांसमेंट आप ऐड करते जाते हो, तो that will help to, जैसे किसी आपका आईवीएफ का सक्सेस रेट 50% है, तो आपने कुछ टेक्नोलॉजी ऐड किया तो वो 70 नहीं होगा लेकिन 51 होगा, तो एक कपल को ज़्यादा प्रेगनेंसी हो गई। Absolutely, absolutely. और मेल की बात करो ना, तो आई एम श्योर कि आपके पास लेट ही आते होंगे, बिकॉज मेल कम्युनिटी ऐसी है ना कि कुछ चीज़ें ओपनली बात नहीं कर, वैसे दे आर वेरी ओपन बट ओपनली बातें नहीं करते हैं। सो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स में अगर हम लोग बात करें, वी ऑल नो दैट यू नो आवर लाइफस्टाइल इज़ वेरी बैड, मेल हो या फीमेल हो। सो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स में एक चीज़ आपने बहुत अच्छी बताई कि लाइक यू नो प्री मैरिज और प्री कंसीव जो भी है, एक बार आपसे आके मिले, स्पेशलिस्ट से आके बात करें और खुल के बात करें, ताकि आप उनको रास्ता बताओ कि व्हाट आर द बेस्ट वे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इज देयर एनी मेडिकेशंस, इज देयर एनी यू नो सम बेसिक रूल्स एज अ मैरिड कपल जो
फॉलो करे जिसकी वजह से उनके नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाए? So, ऐसे प्रिवेंशंस कुछ होता है इसमें? बेस्ट चीज कि आप प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं, डॉक्टर को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, बट आपका लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कोई भी सब्सटेंस एब्यूज है, टोबैको, अल्कोहल, गुटखा, तो उसको दोनों को बंद करना है फर्स्ट, राइट? ठीक है। यू स्टार्ट हेल्थी लाइफस्टाइल, हेल्थी फूड। हेल्थी फूड का डेफिनेशन बहुत बड़ा है। हाँ, क्योंकि मैं बात करने वाला था आजकल वेगन, देन Yes. यू नो दिस ऑर्गेनिक एंड ऑल द स्टफ। सो मेनली वी कॉन्सेंट्रेट कि आप ऑयली स्पाइसी फूड, जंक फूड, पेप्सी, कोला, जो कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स होते हैं वो आप अवॉइड कीजिए। ओके, सो बट रोटी, सब्जी, दाल, भात एंड लॉट ऑफ फ्रूट्स, विटामिन Okay. सी। सो वी नीड टू इम्प्रूव द एंटीऑक्सीडेंट डाइट, ओके, जो विटामिन बोथ सी, मेल एंड फीमेल? बोथ, क्योंकि स्पर्म की क्वालिटी और एग्स की क्वालिटी दोनों में सेम ही का कंट्रीब्यूशन रहता है, इसलिए ओके, ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सो लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो आपका 50% काम तो हो ही गया। एब्सोल्युटली, राइट, राइट। कि आप 15-20 मिनट वॉक के लिए जाओ, आपका थोड़ा वजन कम करो। सो जैसे नरेंद्र मोदी जी ने अभी बोला कि वाई इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द सर के ओबेसिटी। सब लोग अभी ओबेसिटी पे टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ओबेसिटी का एपिडेमिक, और आपके आजू बाजू भी देखोगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर ओवरवेट। या वी आर इंडियंस। सो वो नॉर्मल वेट पे आ जाएंगे तो एवरीथिंग विल बी सेटल डाउन। ओके, सो और तो IVF में इनफर्टिलिटी इज आल्सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन आल्सो। यस, यस। परसेंटेज की हम लोग बात करते हैं, एक होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी और एक होता है IVF प्रेगनेंसी। तो बहुत मिथ है इसके अराउंड ना, लोग बहुत सारे परसेंटेज की बात करते हैं। तो हाउ यू अराइव टू दैट सक्सेस रेट कि IVF के थ्रू जो प्रेगनेंसी होती है उसका सक्सेस रेट कैसे डिफाइन होता है, और इन योर एक्सपीरियंस व्हाट इज द सक्सेस रेट? सो वो हम लोग डी कोड करते हैं, जो आप में कि IVF में जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया तो उसके 15 दिन के बाद एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम लोग बीटा SCG टेस्ट बोलते हैं। राइट। आपका बीटा SCG टेस्ट पॉजिटिव आया तो आपको प्रेगनेंसी पॉजिटिव है ऐसा बोल सकते हैं। ओके। फिर उसके 15 दिन के बाद उसका एक सोनोग्राफी होता है, वो प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने के लिए कि वो यूट्रस में अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके। वो सोनोग्राफी में दिखता है तो उसको क्लिनिकल प्रेगनेंसी बोला जाता है। ओके, सो द फर्स्ट स्टेज है इस प्रेगनेंसी केमिकल प्रेगनेंसी बोलेंगे? यस, केमिकल प्रेगनेंसी यू कैन टेल। और सेकंड स्टेज जो है आफ्टर 15 डेज उसको हम लोग बोलेंगे क्लिनिकल प्रेगनेंसी व्हिच इज विजिबल इन द सोनोग्राफी। फिर Okay. उसमें हार्ट बीट्स आएंगे। ओके। फिर अल्टीमेट इस 9 मंथ पे बेबी का जो डिलीवरी होता है जिसको हम लोग लाइव बोर्न बेबी, लाइव बर्थ बोलते हैं। राइट। सो आइडियली इफ यू आर टेकिंग द उसका कितना सक्सेस रेट है आइडियली डिफाइंड बाय द क्लिनिकल प्रेगनेंसी रेट और लाइव बोर्न रेट। आप Okay. कितना भी साइंटिफिक स्टडी देखोगे, जो भी इंटरनेशनल ट्रायल्स होते हैं, तो उसमें आइदर वो लोग क्लिनिकल प्रेगनेंसी रेट देखते हैं या लाइव बोर्न रेट देखते हैं। जैसे मेरे सेंटर पे कोई भी पेशेंट का IVF होता है या IUI होता है या हमारी कोई भी ट्रीटमेंट से होता है तो वी ट्रैक अप टू उसका डिलीवरी क्या हुआ, उसके 1 महीने तक बेबी का हेल्थ अच्छा है कि नहीं। हमारे स्टाफ का हर महीने पे कॉल जाता है कि वो परसेंटेज क्या है वो बताइए। सो लाइव बर्थ रेट इज अराउंड 50 to 70% के बीच ओके, और ये कौन सा एज ग्रुप पे है? सो ओवरऑल ओवरऑल में आप बात कर रहा हूँ। Okay. बट यंगर पॉपुलेशन में लाइव बर्थ रेट ऑलवेज ज्यादा रहेगा। एब्सोल्युटली। और जो ओल्डर पॉपुलेशन है, जैसे डोनर एग से साइकिल होता है, कोई 40 इयर्स वाले जिसका खुद का एग्स नहीं बन रहा है उसको डोनर एग से करेंगे, उसका सक्सेस रेट ज्यादा रहता है। बट उसमें एबॉर्शन के भी थोड़े चांसेस ज्यादा रहते हैं उनकी एज पे, अर्ली डिलीवरीज के, क्योंकि 40 इयर्स पे डायबिटीज, हाइपरटेंशन आएगा, कॉम्प्लिकेशन, तो अर्ली डिलीवरीज के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे केसेस में थोड़ा लाइव बर्थ रेट कम होता है। ओवरऑल जैसे मेरे सेंटर की बात करें, मैं हर महीने रिव्यू करता हूँ डेटा, क्योंकि मेरे को डेटा बहुत रहता है। एंड एंड ऑफ द डे इट्स रिक्वायर्ड। यस, सो मैं मेरे पेशेंट को लाइव बर्थ रेट ही समझाता हूँ। आई नेवर एक्सप्लेन द प्रेगनेंसी रेट और क्लिनिकल। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे अक्टूबर महीने में मैंने सारे IVF किए, वो यंगर एज ग्रुप के थे, तो मेरा प्रेगनेंसी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी
सितंबर महीने में मैंने आईवीएफ किया, वो सारे 40 वाले किए, तो उसका सक्सेस रेट कम हो जाएगा. सो Okay. अल्टीमेटली इस क्लिनिक लाइव बर्थ रेट जो आपका डिलीवर होता है वो इम्पोर्टेंट चीज. सो आइडियली कोई भी कपल या ऐसा कुछ भी है जो सिलेक्ट कर रहा है कोई भी आईवीएफ सेंटर, तो आई थिंक उनको बहुत ओपनली डॉक्टर लाइव से बर्थ बात. पूछना है. लेकिन इनफैक्ट इंडिया में ऐसी कोई रजिस्ट्री नहीं है. Okay. बहुत कम आईवीएफ सेंटर होंगे जो उसका खुद का लाइव बर्थ रेट मैनेज करते होंगे. ओके. दे यूजुअली टेल द हमारा प्रेगनेंसी रेट इज दिस वन, सो बीटा एससीजी पॉजिटिव आया, यानी आई मोर डिकोड के भाई बीटा एससीजी हेल्थी आना चाहिए कि 100 से ज्यादा होता है तो हेल्थी. 25 भी आया तो वो भी प्रेग्नेंट ही गिना जाता है. अच्छा, तो लोग उसको भी सक्सेस रेट में गिन लेते हैं. यस, जैसे आज आपका बीटा एससीजी का टेस्ट हुआ और प्रेगनेंसी ट्यूब में, जिसको हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, तो वो भी प्रेगनेंसी टेस्ट में तो चला गया पॉजिटिव, बट वो क्लिनिक आपका लाइव बोर्ड में तो नहीं कैलकुलेट हुआ. तो ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि आप कभी भी कोई भी सेंटर में अगर जा रहे हो तो यू शुड आस्क दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस वेरी upfront to the doctor, so you are getting clear idea that how is the center is doing and how is the overall protocol, because is कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा कि किसी का नहीं किसी हो. का बुरा हो. Every doctor Yes. will Yes, think yes. that my patient or that couple get Definitely. the blessings from the God. Yes. He is just one person. तो कोई नहीं चाहेगा, but end of the day it's all about how you do the practice, ethical Yes, practices. yes, yes. So ये बहुत अच्छी बात बताई सर कि ये परसेंटेज जो है वो परसेंटेज अलग अलग स्टेज के परसेंटेज होते हैं. आई वो थिंक ज्यादा जरूरी है. जो प्रेगनेंसी रेट इज मार्केटिंग, मार्केटिंग तो हमको करना ही है, Yes. बट एथिकल मार्केटिंग एथिकल मार्केटिंग करना है. बट लाइव बर्थ रेट से मालूम होता है कि आपके कितने बच्चे कितना टाइम पे हुए, क्या कॉम्प्लिकेशंस हुआ. सो एट द एंड आप कुछ नया कर सकते हैं कि जिससे आपका लाइव बर्थ रेट और बढ़े. परफेक्ट. सो इतना हमने डेटा कलेक्ट करके भी हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि जिसको हम लोग सिंगल एम्ब्रियो डालते हैं उसकी प्रेगनेंसी सिंपलेस्ट वे पे 9 महीने तक आराम से चली जाती है. ट्विंस में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने की पॉसिबिलिटी रहती है. राइट. अभी एक क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहा है. ये जो सारी ट्रीटमेंट होती है ना, आईवीएफ, इनफर्टिलिटी और ये सब जितनी भी, बहुत महंगी होती है सर. और दूसरा एक तो स्ट्रेसफुल होता है. यस. ऑलरेडी हम लोग परेशान होते हैं सोशल उसके अंदर. आजू बाजू सब लोग एक तो परेशान करते हैं, बच्चा नहीं हो रहा है. हर कोई पार्टी में भी पूछता है कि यार तेरा क्या हो रहा है, अभी बच्चे पैदा, कुछ फैमिली प्लानिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और ऊपर से फाइनेंशियल बर्डन. सो सही में ये बहुत महंगा है क्या? इतना महंगा नहीं है. ओके. यूजुअली जो आईवीएफ का प्रोसेस होता है उसमें 2 चीज की कॉस्ट ज्यादा रहती है. एक जो आईवीएफ लैब होती है जहाँ पे एम्ब्रियो बनाए जाते हो, उसको कल्चर किया जाता है. ओके. उसमें आप जितना अच्छा क्वालिटी रखोगे इतना आपका एम्ब्रियो का क्वालिटी अच्छा जाएगा. गॉट इट. दूसरा इंजेक्शंस आते हैं. इंजेक्शंस मल्टीपल वेराइटी के इंजेक्शंस आते हैं. उसमें आप जितनी अच्छी क्वालिटी के इंजेक्शंस दोगे उतनी अच्छी क्वालिटी के एग्स मिलेंगे, तो उतनी अच्छी क्वालिटी का एम्ब्रियो बनेगा. ओके. सो 3-4 टाइप्स के इंजेक्शंस आते हैं. उसका कॉस्ट वेरिएशन बहुत ज़्यादा रहता है. पर्सन टू पर्सन वेरी करता Yes. होगा. बहुत सारी सो यंगर एज जो होती है जैसे 25-30 इयर्स के, उसमें बहुत इसका डिफरेंट नहीं रहता. लेकिन 35 के बाद जब ये बेटर क्वालिटी इंजेक्शंस जाते हैं उसमें तो नंबर ऑफ एग्स भी कम रहते हैं. सो वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है. यानी एक जो ये पैकेज वाला जो डील होता है ना कि इतने में आईवीएफ हो जाएगा, वो सबके लिए सेम नहीं होता है. सबके लिए सेम तो नहीं इट्स होता. अगेन अ मार्केटिंग गिमिक्स. Yes, yes, बस yes, आइडियली yes. पर्सन टू So it is पर्सन a ये वेरी करता है. personalized. आपको उसको क्या जरूरत है. कभी कोई पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं कि बहुत लो एएमएच वाले हैं. ओके. तो उनको ज्यादा इंजेक्शंस की जरूरत नहीं. उनका आईवीएफ एकदम सिंपल टैबलेट से हम लोग करते हैं. ओह वाओ. तो उसका कॉस्ट बहुत कम हो जाता है. बट दे नीड, उसको 2-3 साइकिल की जरूरत पड़ती है. ओके. एंड अल्टीमेटली हमारा काम क्या रहता है कि अच्छी क्वालिटी का एग्स मिले. दैट इज द आवर एम. राइट. तो अल्टीमेटली अगर मैं देखने जाऊँ तो आईवीएफ कॉस्ट इंक्लूड्स द व्हाट ऑल कंपोनेंट्स? इंजेक्शंस एंड आईवीएफ लैब. वो Okay. 2 ही मेन चीज है. ब्लड रिपोर्ट होते हैं वो तो सिंपल 8 से 10 हजार का पूरी ट्रीटमेंट में blood और बाकी जो ऑब्वियसली आपकी एक्सपर्टीज, जो डॉक्टर के Yes, जो yes. चार्जेस, सेंटर के Yes, जो चार्जेस yes, होंगे, yes, वो yes. एक बॉल पार्क फिगर बताओगे कि यूजुअली
अहमदाबाद जैसे सिटी में व्हाट इज द सो अहमदाबाद range? जैसे सिटी में आईवीएफ आप करवाते हो तो 1 से 2 लाख के बीच खर्चा होता है। Okay. मोस्ट ऑफ द सेंटर जो अच्छे वाले सेंटर है उसमें ऑन एन एवरेज 1.5 लाख का खर्चा होता है, ओके जिसमें आपके एम्ब्रियो बनाने का खर्चा, उसमें एम्ब्रियो जो बने हैं एक्स्ट्रा उसको फ्रीज करने का खर्चा, वो सब कुछ, और आपको ट्रांसफर करने की दवाई, वो सब कुछ आ जाता है। ओके ओके सो देयर इज अ बॉल पार्क फिगर Yes, के yes, इतने yes. आजू बाजू में हो जाता है। Yes. और आजकल हर जगह ईएमआई चल रहा है, हाँ, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी बिकॉज इट्स लाइक आई जस्ट हर्ड we do. कि यहाँ पर भी क्योंकि बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है कि एक 1.5 लाख रुपए वन टाइम में देना या 1 लाख रुपए देना, तो आई थिंक उसमें भी वो भी फैसिलिटीज वी आर प्रोवाइडिंग, राइट? यस। और जो आपने बोला कि आईवीएफ बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन होता है, डेफिनेटली बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन है। उसके लिए हम लोग पेशेंट को, मैं जैसे डॉक्टर हूँ तो मैं पेशेंट को क्लिनिकली ट्रीट करता हूँ, बट वी हैव द स्पेशल पर्सन दैट कॉल द साइकोलॉजिकल काउंसलर हु इज़ वेरी क्वालिफाइड काउंसलर। ओके उसको हम हमारे सेंटर में वो रहती है, वो उसकी तरह से काउंसलिंग करती है कि आपको स्ट्रेस रिड्यूस कैसे करना है। Oh, wow, आपको that's क्या really good. करना है। देयर आर द पॉजिटिव, बहुत सारी थेरापीज होती है जो काउंसलिंग Yes, yes, सेशंस absolutely. चलते हैं। तो बहुत सारे कपल्स हमारे जो होते हैं वो सिर्फ आईवीएफ तो करवा, फर्टिलिटी के भी जैसे सिंपल आए वो भी उतना स्ट्रेसफुल रहते हैं कि भाई हमको बच्चा नहीं हो रहा है, तो वो भी हमारे वहाँ पे फ्री सेशंस रहते हैं उनके लिए। जो हमारे पेशेंट्स है, दे कैन कम मीट द काउंसलर, दे कैन टेक द काउंसलिंग सेशन। अब समझ में आ रहा है कि आपका सक्सेस रेट क्यों ज्यादा हो रहा है। इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट, इट्स अ होलिस्टिक ट्रीटमेंट यू आर प्रोवाइडिंग। यस। सो पहले उनका स्ट्रेस कम करना है, उनको कॉन्फिडेंस दिलाना है कि हम लोग सही है, हम लोगों में कोई प्रॉब्लम ऐसा मेजर नहीं है, और जो भी प्रॉब्लम है उसको एक्सेप्ट करने की उनमें ताकत है। एब्सोल्युटली, क्योंकि उसका रिजल्ट आएगा तो उसको भी फेस करना पड़ेगा। कुछ लोगों का पॉजिटिव आएगा, कुछ लोगों का नेगेटिव आएगा, लेकिन उसको फेस तो करना ही है उनको। तो उसके लिए हम लोग उसको मेंटली पहले प्रिपेयर करते हैं, फिर आईवीएफ करते हैं, तो उनका जर्नी बहुत अच्छा रहता है। एब्सोल्युटली, अगर वो अंदर से वो दे आर स्ट्रेस फ्री, देन ऑटोमेटिकली रिजल्ट, एंड दैट्स द रीजन। और पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है कि उनको हम लोग ऐसा बोलते हैं, हर रोज आपको आईने के सामने खड़ा होके बोलना है कि आई एम गोइंग टू बी मदर, आई एम गोइंग टू बी फादर, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट बहुत बड़ा आता है। Absolutely, and it's amazing things to be have a mother or a father. तो and it's really मिस आप तो एक तरीके से हम बोलेंगे ना कि गॉड के एक ऐसे अवतार हो जो बेसिकली obviously end of the day God is everything. No doctor or technology can replace that technology. वो टेक्नोलॉजी शायद बन भी नहीं सकती। You are just बोलते हैं ना कि निमित हो कि आप खाली जो भगवान ने आपको शक्ति दी है, स्किल्स दी है, उसके थ्रू यू आर putting that process and giving the birth of a baby. So एक सिंपल चीज बताऊं कि उनका और हमारा लक मिलना चाहिए। Absolutely. End of the day that is the कुछ हमारा उसके साथ लिखा होगा। हाँ एंड ऑफ द डे तो वही ऊपर वाला ही बैठा है जो बहुत जगह पे फेल होते हैं, बहुत जगह पे, और हमारे वहाँ पे आते हैं सिंपल ट्रीटमेंट से कंसीव हो जाते हैं। कुछ मेरे वहाँ पे भी ऐसा होता है कि कुछ फेल्ड हुए, वो दूसरी जगह पे जाते तो कंसीव हो जाते हैं। सो देयर इज नो टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस, और बट उनका वो डॉक्टर से कुछ लिखा रहेगा। आई थिंक हम लोग हेल्थ केयर में ज्यादातर नहीं बात करते हैं। एम्पैथी एंड ट्रस्ट एंड क्रेडिटेबिलिटी, दीज आर द 3 मेजर थिंग। तो एज अ पेशेंट और एज अ ह्यूमन बीइंग, इफ यू थिंक दैट दिस डॉक्टर, कि मैं ये डॉक्टर के वहाँ गया, ये डॉक्टर के साथ मेरा ऑरा मिक्स हो रहा है, ही अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, यार वो डॉक्टर ने खाली ऐसे कंधे पे मुझे हाथ भी रख दिया ना, तो भी मेरा दुख दूर हो गया। ये वैसी ही बात सर बता रहे हैं, डॉक्टर दीपेश सोरठिया सर, दैट कि कई बार ऐसा होता है ना कि वो वाइब्स मिल जाते हैं, वो चीज़ मिल जाती है, आपको अच्छा लगता है कि नहीं यार ये डॉक्टर के साथ हमारा अच्छा चलेगा। और इट्स अगेन देयर आर लॉट ऑफ केमिकल थिंग्स हैपनिंग इन द बॉडी। तो ये भी एक तरीके का केमिकल ही है कि जो एक ट्रस्ट होता है, क्रेडिटेबिलिटी होती है, एक एम्पैथी कि नहीं यार सर के साथ आई थिंक हमारी ट्रीटमेंट हो जाएगी। एंड आई एम श्योर जिस तरीके से आप सक्सेस रेट की बात कर रहे हो और आपने ये जो पूरा होलिस्टिक ट्रीटमेंट की बात करी, दैट इज समथिंग विच इज रियली गिविंग यू द रिजल्ट्स टू यू। सर एक लास्ट चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक लास्ट मैसेज हर एक कपल के लिए जो जीवन में चाहता है कि उनके बच्चे हो या फिर वो उनका घर बसे, एक ऐसा मैसेज जो उनकी लाइफ शायद अच्छी कर दे,
आई जस्ट वांटेड टू हियर दैट मैसेज फ्रॉम यू. सो प्रेगनेंसी प्लान कीजिए आप, इन्वेस्टिगेशन कुछ सिंपल इन्वेस्टिगेशन से वो करवा के प्लान कीजिए, तो आपका वो पेरेंटहुड का जर्नी बहुत सिंपल हो जाएगा. वो इन्वेस्टिगेशंस में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी या एबनॉर्मल रिपोर्ट्स आते हैं तो उसका जल्दी से आप डॉक्टर को मिलके उसका सॉल्यूशन कीजिए, तो आपका एक सिंपल सा टेस्ट और सिंपल सा स्टेप रहेगा, वो आपके पेरेंटहुड तक पहुंचने के लिए बड़ा सा स्टेप रहेगा. सो इनफर्टिलिटी ऐसा एक प्रॉब्लम है जिसका सारी जगह पे सॉल्यूशन है. हर एक कपल को इनफर्टिलिटी से घबराना नहीं है. आज नई टेक्नोलॉजी की मदद से हर एक इनफर्टाइल कपल को उसका खुद का बच्चा करके दे सकते हैं हम लोग. सो ये था डिकोड ऑन IVF एंड थैंक्स अ लॉट सर, आपने इतना टाइम निकाला एंड दिस वाज आल्सो फर्स्ट काइंड ऑफ अटेम्प्ट फ्रॉम माय साइड टू डिकोड वेरियस डिजीजेस एंड मीट द एक्सपर्ट्स लाइक डॉक्टर दीपेश सोरठिया सर. अगर आपको ये वाला वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक मत करना, चलेगा, लाइक मत करो. व्हाट यूल डू इज जस्ट शेयर विद द राइट पीपल. जिन लोगों को लगता है कि ये वीडियो देख के उनकी लाइफ में कुछ फ़ायदा होगा, उनके साथ शेयर कर देना, लाइक मत करना. ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नई चीज़ लाके नए डॉक्टर्स और नए डिजीज़ के बारे में बात करने के लिए.